हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के लघुत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। समय 2 घंटे का मिलता है। पूर्णांक 50 अंक का होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 2016 का पहला प्रश्न है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। उत्तर है, हमारे देश में बाल श्रमिकों के पुनर्वास और बाल श्रम की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की जरूरत पड़ी। पहले चरण में बाल श्रमिकों की पहचान सर्वेक्षण द्वारा की जाती है, फिर उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। ठीक है, बाल श्रम जो बच्चे 18 साल से कम हैं उनको जो मजदूरी कराया जाता है, कारखानों में काम कराया जाता है, उनको निकाल करके जो है शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। शुरुआत में यह योजना 100 जिलों में लागू हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए चलता है। ठीक है, 5-5 वर्ष पर। तो यह 2002 से 2007 तक थी। ठीक, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो पहला प्रयास था बाल श्रम अधिनियम 1986 को सख्ती से लागू किया जाएगा। दूसरा, यह योजना को अधिक जिलों में विस्तारित कर दिया जाएगा। और तीसरा है पुनर्वास के लिए अलग अलग योजना और विभागों को मिलकर काम करना होगा। ये सब जो है लागू किया गया था उस समय। ठीक है, और चल रहे हैं ये भी अभी भी ये सब नियम। तो आइए प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है। उत्तर है, न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लर्निंग लेवल एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो मानती है कि सभी बच्चे एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। हर बच्चा सभी विषय में समान रूप से दक्ष नहीं हो सकता, लेकिन बुनियादी शिक्षा उसे अवश्य दी जानी चाहिए। यह प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में निम्नलिखित तरीकों से सुधार लाता है। और ये जो बुनियादी शिक्षा है महात्मा गांधी ने दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है शिक्षा में होने वाले अपव्यय और रुकावटों को कम करता है। दूसरा है छात्रों के सीखने के स्तर में अंतर को पहचान कर सुधार करता है। और तीसरा है शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने में मदद करता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। उत्तर है, यशपाल समिति ने शिक्षा बिना बोझ की संकल्पना के तहत निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। ठीक है, अगर यशपाल समिति पूछा जा रहा है तो आप जो बच्चों के जो बैग है दोस्तों, कापी किताब बहुत ज़्यादा उसमें भरा जाता है, तो उनको कम करने के लिए जो है इन्होंने सुझाव दिया है। तो क्या क्या सुझाव है हम एक बार देख लेते हैं, और इतना याद रखिएगा तो आप अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। तो पहला है, पब्लिक स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के स्कूली बैग का वजन 4 किलोग्राम के करीब होता है, जिसे कम करने की जरूरत है। दूसरा है, हमारी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को पढ़ाया अधिक जाता है लेकिन समझाया कम जाता है। तीसरा है, बच्चों पर केवल शारीरिक बोझ नहीं बल्कि सीखने का मानसिक बोझ भी पड़ता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। उत्तर है, महात्मा गांधी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। उन्होंने शिक्षा का आधार किसी एक प्रमुख दस्तकारी को बनाया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल मानसिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हाथ और इंद्रियों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करे। उनका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति को बढ़ावा देना था। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, सन 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार एक नई शिक्षा दी। उत्तर है, 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया। इसके बाद लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव आया और
अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इससे पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 6, निस्यंदन सिद्धांत क्या है? उत्तर है निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम खर्च करना चाहती थी, और दूसरा है मैकाले का मानना था कि पूरे समाज को शिक्षा देना जरूरी नहीं है, बल्कि केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, और तीसरा है उच्च वर्ग को शिक्षित करने के लिए शिक्षा स्वयं ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने मैकाले ने दोस्तों निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। निस्यंदन के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि उच्च वर्गों को शिक्षा देना है। ठीक है, उच्च वर्ग जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वह अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देंगे। मतलब जो चाय छानने वाली छन्नी नहीं होती दोस्तों, उसको जो है आप चाय को एक बार छानेंगे तो जो है ऊपर रह जाएगा और नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो है शिक्षा में बताया था कि उच्च वर्गों को शिक्षा जब देंगे तो धीरे धीरे निम्न वर्ग तक ऑटोमेटिक जो है शिक्षा पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वह जो है सभी को शिक्षित नहीं करना चाह रहा था, यह जो है मैकाले ने कहा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए क्या सुझाव दिए गए? उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। क्या क्या थे, एक बार देख लेते हैं। पहला है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और अस्थायी बनाई जाएगी। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। तीसरा है बच्चों को सीखने की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और चौथा है विद्यालयों में शारीरिक दंड पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालक को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। वह अनुच्छेद 21 का क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है? उत्तर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। पहला है शिक्षा महंगी होने के कारण गरीब बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। दूसरा है शिक्षकों में बच्चों के प्रति स्नेह और संवेदनशीलता की कमी होती है। तीसरा है शिक्षण पद्धति दोषपूर्ण और अव्यवस्थित होती है। चौथा है पाठ्यक्रम आयु के अनुसार उपयुक्त नहीं होता। और आगे है शिक्षा के लक्ष्य ठीक से तय नहीं किए जाते। ठीक है, उद्देश्य ही जब नहीं पता होगा तो क्या होगा दोस्तों, समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव। पहला है सभी देशों के स्कूल अपने नागरिकों को देशभक्ति की शिक्षा देते हैं, लेकिन वैश्विक प्रेम की शिक्षा कम देते हैं। ठीक है, दूसरा है यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी सभी देश सुरक्षित रहेंगे, इसलिए दोस्तों जागरूक करना चाहिए बच्चों को विश्व लेवल पर। ठीक है, और तीसरा है लोकतंत्र में जाति धर्म रंग भेद आदि से ऊपर उठकर सभी को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। और आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोर दिया गया। पहला है शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए। और दूसरा है रट्टा लगाने मतलब जो याद करने की परंपरा चली आ रही है दोस्तों, इससे बचा जाए और बच्चों को समझाने पर जोर दिया जाए। ठीक है, रटाया कम जाए और समझाया ज़्यादा जाए। और तीसरा पॉइंट है इसमें पाठ्य पुस्तकों को समृद्ध बनाया जाए ताकि बच्चे अधिक सीख सकें। और चौथा है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। पांचवा है बच्चों की समाज और संस्कृति को समझकर शिक्षा दी जाए। 2017 का पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? उत्तर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला है पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ कृषि की शिक्षा भी दी जाए। और दूसरा है अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। तीसरा है प्राथमिक विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में सुधार किए जाए। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या हैं? उत्तर है अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर
सभी बच्चों को 14 वर्ष तक के जो कम आयु वर्ग के हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और दूसरा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिए गए। ठीक है, जो अनुच्छेद दोस्तों 21 का है, यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, यह उनका मौलिक कर्तव्य है, इनको कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं इन वर्ग के बीच में, ठीक है, तो आप उनको मना नहीं कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो आपके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है। तो शिक्षा को इस स्तर तक सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरा है, यह शिक्षा राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, और प्रश्न संख्या 13 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? पहला है विद्यालयों की अनुपलब्धता। ठीक है, विद्यालय की कमी है, उपलब्ध नहीं है, तो समस्याएं आएगी ही दोस्तों। और दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की अस्पष्टता। जब शिक्षा के उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है दोस्तों कि शिक्षा लेकर के क्या करना है, ठीक है, उद्देश्य ही नौकरी लेना हो गया है, तो कहाँ से जो है समस्या का हल होगा। ठीक है, और तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया। ठीक है, तो जो शिक्षण प्रक्रिया चल रहा है, बच्चों को समझाने का जो प्रक्रिया चल रहा है दोस्तों, आप देखते होंगे पीछे जो है मारपीट करके बच्चों को समझाया जाता था। ठीक है, और अब जो है क्या है, शिक्षण विधियां आ गई हैं, आप शिक्षण विधियां लेंगे, बीटीसी कर ही रहे हैं, आपको प्रशिक्षण मिल रहा है कैसे बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक, तो कैसे पढ़ाना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। ठीक है, तो जो प्रशिक्षित टीचर हैं, जब वही जो है नहीं जान रहे हैं कि कौन कौन सी विधि से पढ़ाना है, तो कहाँ से जो है बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, तो प्रशिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। और पांचवा है नई खोज और बदलाव की कमी। ठीक है, और छठवां है शिक्षकों में बच्चों के लिए प्यार और जिम्मेदारी की कमी। और प्रश्न संख्या 14 है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिए। दूसरा है, उनकी मान्यता थी कि इससे भारतीयों के विचारों में परिवर्तन आएगा और वे ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा है, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज की अज्ञानता का वर्णन किया और 5 सूत्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिनमें पहला है ईसाई धर्म का प्रचार, दूसरा है पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार, तीसरा है अंग्रेजी भाषा साहित्य की शिक्षा और विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना शामिल था। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है प्रश्न संख्या 15, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। उत्तर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत दी जाने वाली सामग्री दो प्रकार की थी। पहला है गैर मुद्रित सामग्री, इनमें क्या क्या था, ब्लॉक थी, पहेलियां, खेल खिलौने, टाइल्स, पट्टियां, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान की किटें उपलब्ध थी। ठीक है, और कक्षा का सामान जैसे कुर्सी हो गया, मेज, चटाई, बक्से, ब्लैक बोर्ड आदि। और आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे है मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री में क्या क्या है, अध्यापकों के लिए अच्छा प्रशिक्षण, आसान और उपयोगी शिक्षण सामग्री, ये सब उपलब्ध रहेंगे तभी बच्चों को जो है आसानी से सिखाया जा सकता है। ठीक है, समझाया जा सकता है। ठीक, तो इनको जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। सीधी बात दोस्तों कि जो विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, बच्चों को समझाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, उनको उपलब्ध कराना जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आराम से लिख ले जाएंगे। और प्रश्न संख्या 16 लेते हैं दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और प्रधानाध्यापक सहित अन्य सदस्य होते हैं। और कार्य क्या है, तो कार्य इन लोगों का ये है, पहला है विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की जानकारी देना, उनका क्या अधिकार है। और दूसरा है शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और समय पालन सुनिश्चित करना। तीसरा है छात्रों और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना और नामांकन और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करना। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17 है, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के
योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है। और उत्तर है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए शिक्षा को एक माध्यम बनाया। उनके योगदान इस प्रकार थे। कौन कौन थे? पहला है मद्रास, बम्बई और बंगाल में विद्यालयों की स्थापना की। दूसरा है कलकत्ता में दान आश्रित विद्यालयों की शुरुआत की है, और ताकि जो है जब दान मिले तो उन दानों से जो है विद्यालय जो है चलाया जाए, विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण का कार्य प्रारंभ हो सके। और तीसरा है कक्षा शिक्षण प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है। तो कक्षा वाइज जो है 1 2 3 4 इस हिसाब से उसमें जो है प्रणाली स्टार्ट कर दी गई। और चौथा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। ठीक है। जो आधुनिक शिक्षण विधि का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, आज देख रहे हैं यह ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। ठीक है। और पांचवा है स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। और छठवां है छात्रों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, जैसे कापी किताब हो गया, ड्रेस हो गया, बैग हो गया, मिल ही रहा है दोस्तों। तो ये सब उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 18 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातें लिखिए। तो क्या क्या था? उत्तर है यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी बन गई थी। और तीसरा है अनुच्छेद 21 का के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है। चौथा है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बच्चे से शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अगर शुल्क लिया जाता है तो उसके लिए कठोर दंड भी बनाए गए हैं दोस्तों। और प्रश्न संख्या 19 है सेवारत अध्यापकों के विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट की मुख्य बातें लिखिए। तो उत्तर है पी मोस्ट कार्यक्रम एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 1986 में शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों से शिक्षकों को अवगत कराना था। 1990 में इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल कर दिया गया। इनकी प्रमुख बातें थी। पहला है न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री का उल्लेख। दूसरा है विद्यालय और कक्षाओं का आकर्षण बनाने पर बल दिया जाए। ठीक है। आकर्षण जैसे आप देखेंगे तो विद्यालय में हर क्लास में कुछ न कुछ चित्र बने होते हैं, कुछ कोट्स लिखे होते हैं। ठीक है। सुविचार लिखे होते हैं उस पर दीवालों पर। तो ये सब जो है 1986 के शिक्षा नीति में बात की गई थी। और तीसरा है बच्चों पर ध्यान देने वाली गतिविधियों से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देना। और चौथा है अच्छी शिक्षा के लिए तय नियमों का पालन करना। और आगे है प्रश्न संख्या 20 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षकों को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देना। ठीक है। नौकरी चल रही है दोस्तों, उनके बीच में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इन सब के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। ठीक है। तभी बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा जो है बदलाव आता रहता है। ठीक। तो आगे देखेंगे दूसरा है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। तीसरा है ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। चौथा है न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग देना। और पांचवा है विद्यालय प्रधानाध्यापक के लिए प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का विकास कार्यक्रम संचालित करना। ठीक है दोस्तों। 2018 का पेपर नहीं हुआ था, इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाया, नेट पर भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए नहीं सोल्व हो पाया है। ठीक है। 2019 का प्रश्न देखते हैं। 2019 का पहला प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और दूसरा है स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। और तीसरा है छात्रों को स्कूल बदलने का अधिकार होगा, ताकि जो है अगर दूर विद्यालय पढ़ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्कूल में जा सके। और अगर स्थान चेंज कर दिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है बच्चों का भी एडमिशन दूसरे जगह हो जाए। इसलिए इसको जो है छात्रों को स्कूल बदलने का मौका दिया गया है। चौथा है स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए मानक तय किए गए। ठीक है। एक मानक बनाया गया कि इतना कंडीशन पूरा होगा तभी जो है स्कूल चलेगी। ठीक है। सुधार किया गया उसको। और आगे देखेंगे पांचवा है बिना मान्यता वाले स्कूलों पर
रोक लगाई गई और जो मान्यता प्राप्त नहीं थे उन विद्यालयों पर रोक लगा दी गई कि आप जो है पढ़ाई नहीं करा सकते हैं बच्चों को। और प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? उत्तर है 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर खर्च तय हुआ लेकिन उसका स्वरूप अस्पष्ट था। ठीक है, जो शिक्षा था दोस्तों तो उस पर जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उनमें तय तो कर दिया गया कि शिक्षा पर खर्च करना है, लेकिन उसका स्वरूप स्पष्ट ही नहीं था कि किस पे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। ठीक है, 1 लाख रुपए मिला था दोस्तों। ठीक है, तो पहला है, कुछ लोग भारतीय शिक्षा प्रणाली को बनाए रखना चाहते थे जिसे हम प्राच्यवादी कहते हैं। प्राच्यवादी में क्या था कि जो भारतीय लोग थे वह चाहते थे कि जो हम लोगों का मूल भाषा है, संस्कृत है, हिंदी है, जो मतलब जो भाषाएं चल रही थे अपने भाषा में पढ़ाया जाए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये सब जो है भारतीय लोग कह रहे थे। और कुछ लोग अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, पाश्चात्यवादी भाषा। ठीक है, तो इन सभी को जो है लेकर के विवाद हो गया। इन्हीं को जो है शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य विवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्राथमिक स्कूलों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए शुरू किया गया। और दूसरा है स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और ठहराव बढ़ा। ठीक है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जब इसमें लक्ष्य क्या था कि जो स्कूल चलाने के लिए दोस्तों जो भवन होने चाहिए वह उपस्थित मतलब बने हों, और कम से कम इतना हो कि जो सुचारू रूप से चला सके, ब्लैक बोर्ड उपस्थित हो। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और जो फर्नीचर है, टाट पट्टी है, ये सभी जो सुविधाएं हैं ये सब ही उपलब्ध होना चाहिए। ये लक्ष्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, और तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों की संरचना में सुधार हुए। ठीक, और चौथा है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिले। और प्रश्न संख्या 24 है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली के दोष क्या थे? क्या क्या दोष थे, एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं इस पर। पहला है भारतीय पुरानी शिक्षा को नजरअंदाज किया गया। ठीक है, जो हम लोगों को पुरानी शिक्षा जो संस्कृत भाषा में चली आ रही थी, जो हम लोगों को आम बोलचाल की भाषा थी, ठीक है, हम लोगों की धर्म शिक्षा जो बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उन पर जो है नजरअंदाज किया गया। और दूसरा है शिक्षा केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित रही। ठीक है, कि आप शिक्षा ग्रहण करिए, नौकरी प्राप्त कर लीजिए, यही उद्देश्य था। और तीसरा है अमीरों को महत्व मिला, गरीबों को नजरअंदाज किया गया। ठीक है, तो इनमें जो है मैकाले ने कहा भी था दोस्तों कि उच्च वर्गों को शिक्षा दीजिए, नीचे ऑटोमेटिक जो है शिक्षा पहुंच जाएगी निम्न वर्गों तक। ठीक है, तो और चौथा है अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। ठीक है, जो शहर थे वहां पर तो हो रहे थे कुछ, लेकिन जो ग्रामीण एरिया थे उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा की विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के उद्देश्य और घटक बताइए। क्या क्या थे? उत्तर है उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा देना और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाना। मुख्य घटक क्या क्या थे? पहला था बच्चों को मुफ्त शिक्षा सामग्री देना, जैसे किताब मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा है गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देना। ठीक है, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति मिले ताकि वो आगे पढ़ सकें प्राइवेट कॉलेजों में। ठीक है, सरकारी कॉलेज में तो सभी में जो है जो छात्रवृत्ति है वो जो है उपलब्ध कराना शुरू किया गया। और आगे है तीसरा, स्कूलों में मिड डे मील देना, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चल रहा है दोस्तों। और चौथा है शिक्षकों का प्रशिक्षण और भर्ती करना। ठीक है, जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित करते रहना बीच बीच में, और भर्ती कराना जो है इनका उद्देश्य था। और प्रश्न संख्या 26 है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो बेसिक शिक्षा परियोजना है उनका उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ठीक है, जो बच्चे होंगे दोस्तों उनको समान रूप से हम शिक्षा देना है और गुणवत्तापूर्ण देना है, ताकि जो है आगे चल करके कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी देना है कि आगे चल के आगे बढ़ें दोस्तों और समाज को भी सुधारें। और दूसरा है देश में अशिक्षा को खत्म करना और कौशल विकसित करना। ठीक है, और तीसरा है बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना, उनका
अधिकार क्या क्या है, उनका कर्तव्य क्या क्या है, इन सभी को जानकारी देना। और प्रश्न संख्या 27 है, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। उत्तर है, स्कूल चलो अभियान का वर्णन में उत्तर है दोस्तों पहला, सभी बच्चों को स्कूल भेजना और शिक्षा प्रचार करना। दूसरा है, स्कूल छोड़ने वाले की संख्या कम करना और बाल श्रम रोकना। तीसरा है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 28 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। उत्तर है, बाल श्रमिकों को खतरनाक काम से मुक्त कराना और उन्हें शिक्षा देना। ठीक है, जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, इनका उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे हैं जो कल कारखानों में काम करते हैं दोस्तों, जो उनकी एज कम है, ठीक है, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को जो है कारखानों में लगा दिया जाता है, तो उन सब के लिए जो है यह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना बनाई गई। उसके माध्यम से जो है जो इनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ा जाने लगा। और दूसरा है, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देना और जागरूकता फैलाना। ठीक है, जागरूक किया जाए कि उनको जो है कल कारखानों में ना लगाएं, उनकी एज कम है, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब समझाई जाने लगी, जागरूकता फैलाई जाने लगी, उनको मुख्य धारा जो शिक्षा है उनसे जोड़ा जाने लगा। और आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरा है, बाल श्रम को रोकने के लिए कानून लागू करना। जो बाल श्रम बच्चे जो कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कल कारखानों में जो 18 साल से कम बच्चे हैं, ठीक है, 10 साल 12 साल 15 साल के जो बच्चे हैं, उनको जो है कारखानों में लगा दिया जाता है काम करने के लिए। तो उनके लिए जो है एक नियम बनाई गई कि उनको कल कारखानों में नहीं भेजना है। अगर बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं तो भी, जाना चाह रहे हैं तो भी आप उनमें लगा नहीं सकते हैं। इसके लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी। ठीक है, जो वुड का घोषणा पत्र था, उन्होंने क्या कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उनको तो मातृभाषा में दिया जाएगा, जो उच्च शिक्षा है उसको हम इंग्लिश में प्रदान करेंगे। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय खोले गए। और आगे है, महिला और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। चौथा है, शिक्षकों की ट्रेनिंग और परीक्षा बेहतर हुई। जो शिक्षक थे उनकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाया गया और परीक्षा जो है समय समय पर होने लगी, तो उनमें जो है सुधार होने लगा। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षा बिना बोझ के विषय में यशपाल समिति के सुझाव क्या थे। उत्तर है, अनावश्यक विषय हटाकर पाठ्यक्रम को सरल बनाना। दूसरा है, रटने की बजाय समझाने पर जोर देना और गतिविधि आधारित शिक्षा देना, जो आज जो है स्कूलों में शुरू हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो आवश्यक विषय है उसको हटा दिया गया है और हटाया जा रहा है। जो उनको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जो रटाया जा रहा था दोस्तों, अब जो है उनको गतिविधि के माध्यम से, नाच करके, गा करके, जो भी माध्यम है उन माध्यम से बच्चों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वह शिक्षा को रटे नहीं, समझे और अपने जीवन में उतारें। और तीसरा है, भारी स्कूल बैग को अधिक गृह कार्य कम करना। जो भारी स्कूल बैग है, 4 किलो 5 किलो बच्चे लेकर के कापी किताब जाते हैं, तो उनको कम करना और गृह कार्य को कम करना। ठीक है, गृह कार्य कम दिए जाए ताकि वह सामाजिक ज्ञान भी सीखें। ठीक है, और गृह कार्य में ही हमेशा ना उलझे रहें। तो ये सब जो है विचार थे दोस्तों। और चौथा है, शिक्षकों का प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। 2020 का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को हुई थी। इसका उद्देश्य देश से निरक्षरता को दूर करना। ठीक है, जो निरक्षरता है उनको दूर करना। इस मिशन के कारण साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर पहले की तुलना से अधिक थी। केरल ने इसी मिशन के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल की। अब तक लगभग 9 करोड़ लोग को साक्षर बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो संविधान लागू हुआ, जो स्वतंत्र हुआ भारत, उसके बाद जो है शिक्षा में जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, साक्षरता दर। क्योंकि वहाँ पर जो आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर 14% था। ठीक है, जो साक्षर दर था 14% था, लेकिन अब जो है कितना पहुँच गया है, 74 75 76 के आसपास ये पहुँच चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पर। पहला है, निरक्षर लोगों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाना। और दूसरा है,
शिक्षा को लगातार चलने वाली प्रक्रिया बनाना। ठीक है, शिक्षा क्या है? सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और तीसरा है समाज में जागरूकता बढ़ाना। और चौथा है महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना। प्रश्न संख्या 32 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। क्या क्या समस्याएं हैं, एक बार देख लेते हैं। उत्तर है, इस अधिनियम के लागू होने में कई समस्याएं हैं, जैसे भाषा संबंधित समस्या। कई क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे शिक्षा में कठिनाइयां होती हैं। दूसरा है स्थानीय सरकार की भूमिका। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के लिए सरकार की सक्रियता जरूरी है। तीसरा है सीटों का मुद्दा। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई स्कूल इसे लागू नहीं करते। ठीक है, जो सीट है 25% आरक्षित, इसको लागू ही नहीं करते। और आगे है प्रश्न संख्या 33, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं उनसे आप क्या समझते हैं, अपनी विचार प्रस्तुत करना है। उत्तर है, वंचित वर्ग वे लोग होते हैं जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं या अलग हुए हैं। ठीक है, मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए हैं और जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान जानते ही हैं, ये सब मूलभूत हम लोगों की ज़रूरतें हैं, अगर ये पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसमें आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग शामिल होते हैं। भारत में दलित, पिछड़ी जातियां और आदिवासी समुदाय इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 है, विद्यालय प्रबंधन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी स्कूल संचालन में माता पिता और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाती है। इसके कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला है विद्यालय की प्रगति की निगरानी करना। दूसरा है शिक्षकों और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाना। तीसरा है मिड डे मील जैसी योजनाओं की देखरेख करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, एक शेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 35 है, शिमला सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार बताइए। उत्तर है, शिमला सम्मेलन 1901 में लॉर्ड कार्जन द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था, जो भारतीय हैं उनको प्रतिनिधि के रूप में नहीं बुलाया गया। इसके प्रमुख बिंदु थे, क्या क्या थे? पाठ्यक्रम में साहित्य शामिल करना। दूसरा है अंग्रेजी को प्राथमिकता देना। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना, मतलब निंदा करना। दोस्तों, भारतीय भाषाओं को निंदा किए गए और जो अंग्रेजी भाषा था उनको महत्व दिए गए, ताकि अपनी भाषा को जो लॉर्ड कर्जन था ऊपर उठा सके। ठीक है, तो हम लोगों की भाषा को वह नीचता दिखाने का काम किए। और चौथा है प्राथमिक शिक्षा को कम महत्व देना। ठीक है, जो हम लोगों की प्राथमिक शिक्षा थी उनको भी कम महत्व देना था। और प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए। क्या भूमिका थी, इसको लिखना है। उत्तर है डाइट शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को नौकरी से पहले और अनुदान प्रशिक्षण देना। दूसरा है पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाना। तीसरा है विद्यालयों को पढ़ाई कार्यक्रमों में मदद करना। चौथा है नई शिक्षा नीतियों के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। और प्रश्न संख्या 37 है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, बाल अधिकार वे मौलिक स्वतंत्रताएं हैं जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जीने का अधिकार शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण और अन्याय से बचाता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा सुधारों के लिए कई प्रयास किए, जैसे क्या क्या थे? पहला है प्राथमिक शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति लागू करना। ठीक है, जो किंडरगार्टन पद्धति है इनको लागू करना। और दूसरा है शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन में सुधार करना। तीसरा है माध्यमिक विद्यालयों में मान्यता और अनुदान के नियम कड़े करना। और चौथा है शारीरिक और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 39 है, स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं दो शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है राधाकृष्णन आयोग 1948-49। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं पर
विचार करना था और इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के गठन की सिफारिशें की। दूसरा है मुदालियर आयोग 1952, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। प्रश्न संख्या 40 है, शिक्षकों के अकादमिक समर्थन में डाइट की क्या भूमिका है? उत्तर है, डाइट शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है जो उनकी शिक्षा और क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसकी भूमिका है, पहला है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, दूसरा है विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता व सुधार करना, तीसरा है पढ़ाने की सामग्री तैयार करना है। आपको क्या पढ़ाना है या पहले से ही तैयार करे रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेसन प्लान बना करके ले जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे है शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़ी मदद देना, ठीक है, जो शिक्षक है उनको पढ़ाई से जुड़ी मदद दिया जाएगा तो जो है वो भी बच्चों को आसानी से समझाएंगे सिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। 2021 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, ठीक है, प्रशिक्षित करना, और क्या है, अच्छी शिक्षा के लिए शोध और नए तरीकों को बढ़ावा देना, जो नए नए तरीके आ रहे हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देना है, और पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाना। जो पाठ्यक्रम है उनको और पढ़ाने के जो तरीके हैं, ठीक है, उनको भी बेहतर बनाना। जो प्रशिक्षण ले रहे हैं तो प्रशिक्षण बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, टीएलएम हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से पढ़ाना, तो इन सभी पर जोर दिए गए। और स्कूलों में पढ़ाई की सामग्री देना, ठीक है, जो स्कूलों में जो पढ़ाई होती है दोस्तों, तो उसकी जो सामग्री अगर बच्चों के पास उपलब्ध होगा तो वो अच्छे से वो समझ सकेंगे। शिक्षा नीति को सही तरह से लागू करने में मदद करना। प्रश्न संख्या 42 है, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु भारत सरकार के प्रयास बताइए। उत्तर है, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। क्या क्या प्रयास किए, एक बार नजर डाल लेते हैं। सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों का निर्माण, ठीक है। और दूसरा है शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षक की नियुक्ति करना और शिक्षक जो हैं उनको प्रशिक्षण में सुधार भी करते रहना, उनको प्रशिक्षण भी देते रहना, ये जरूरी है। अगला है बालिकाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं, ठीक है, जो बच्चे कमजोर वर्ग के हैं उनको जो है शिक्षा न मिल पाएगी, उसके लिए जो है सरकार कदम उठाएगी कि उनको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उस छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकते हैं। और अगला है माध्याह्न भोजन योजना लागू कर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, जो माध्याह्न भोजन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में मिलता है, ठीक है, तो इनको जो है बढ़ावा देना ताकि बच्चे जो है लास्ट तक क्लास में रुकें, ठीक है, और रोकने के लिए प्रयास किए गए इसके माध्यम से। और आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 43, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु क्या सुझाव दिए। उत्तर है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला है शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण, और आगे है विद्यालयों में वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए व्यवस्था करना, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निरीक्षण प्रणाली मजबूत करना, और प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ज़्यादा उपयोगी और व्यावहारिक बनाना, ठीक है। तो छोटे छोटे उत्तर आप याद करके रखेंगे तो आराम से 2-4 लाइन उसमें बढ़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी जो है आगे टाइम कम हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। सभी को प्रश्नों को समान समय देना है। प्रश्न संख्या 44 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा में शिक्षक की क्या भूमिका है। उत्तर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है। छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ठीक है, जो छात्र हैं उनको अनुकूल वातावरण देना, ठीक है, ताकि वो बच्चे सहज महसूस कर सकें और शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकें, और पढ़ाई को मज़ेदार और उपयोगी बनाना ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें, ठीक है। और आगे है अच्छे संस्कार और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाना, और आगे है बच्चों की जिज्ञासा, नए विचार और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या 45 है,
ECCE का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य क्या था एक बार देख लेते हैं। ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो बच्चे हैं दोस्तों उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, एक बार इसको उद्देश्य को भी हम देख लेते हैं। तो उद्देश्य है बच्चे के शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना और बचपन में सीखने की आदतें विकसित करना और ज्ञान का आधार मजबूत करना, कुपोषण को रोकने और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना। प्रश्न संख्या 46 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उत्तर है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। स्कूलों की संख्या कम और संसाधनों की कमी, जो स्कूल हैं उनकी संख्या कम है और संसाधन जो है उनकी कमी है, तो समस्याएं आनी ही आनी है दोस्तों। दूसरा है शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण का स्तर कमजोर। ठीक है, जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और जो शिक्षक हैं उनमें कमी है। ठीक है, शिक्षक की कमी है, इसलिए जो है प्राथमिक शिक्षा में समस्याएं आती है। और आगे है तीसरा, बालिका शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। ठीक है, जो बालिका शिक्षा है उनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से बाधाएं हैं। और चौथा है शिक्षा प्रणाली कमजोर और पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता की कमी। पांचवा है गरीब बच्चों का समय से पहले स्कूल छोड़ना। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वो छोड़ देंगे। और आगे है प्रश्न संख्या 47, यशपाल समिति ने बिना बोझ के शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए गए हैं? ठीक है, तो क्या सुझाव दिए गए हैं एक बार देख लेते हैं। यशपाल समिति ने बिना बोझ की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या क्या? पाठ्यक्रम को सरल और रुचिकर बनाया जाए और रटने की बजाय समझ पर जोर दिया जाए। शिक्षण विधियों को अधिक व्यवहारिक और गतिविधि आधारित बनाया जाए और विद्यालयों पर अनावश्यक गृह कार्य और परीक्षा का दबाव न हो। ठीक है, और आगे है शिक्षकों को बच्चों की मानसिकता के अनुसार पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जो बच्चे हैं दोस्तों उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही जो है उनको शिक्षा दिया जाए कि यहाँ तक वह अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 48 है, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, उद्देश्य कार्य हैं विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्चा और पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। आगे है सरकारी शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना। आप हेडिंग डाल दीजिएगा, 2-4 लाइन लिख देंगे बहुत हो जाएगा, नहीं तो हेडिंग ही काफी पर्याप्त है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या अभिप्राय है? उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार की एक योजना थी जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। और इसके तहत क्या था कि प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक शिक्षण सामग्री फर्नीचर हो गए, ठीक है, फर्नीचर और ऐसी सहायक सामग्री जिनसे विद्यालय चल सके उनकी व्यवस्था की गई। ठीक है, और आगे है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई। जो प्रशिक्षित टीचर है उनको ही रखा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत, यह जो है बताया गया। और आगे है विद्यालयों में पुस्तकालय खेल सामग्री और शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, उपलब्ध कराया गया। तो विद्यालय में दोस्तों पुस्तकालय खेल सामग्री ये सभी उपस्थित होंगे तो आसानी से सिखाया जा सकता है। और आगे है इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। जो शिक्षा की गुणवत्ता है उनमें सुधार करना है। ठीक है, तो यह रखा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। आगे है प्रश्न संख्या 50, शिक्षक शिक्षा हेतु एनसीईआरटी 2009 के मुख्य सुझावों पर प्रकाश डालें। ठीक है, प्रकाश डालना है तो देखिएगा उत्तर में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा फ्रेमवर्क एनसीईआरटी 2009 के प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। पहला है शिक्षक प्रशिक्षण की अवधि और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। जो शिक्षक है उनको कुछ ज़्यादा अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जो है जब वह शिक्षक सीखेंगे तभी बच्चों को अच्छे से समझा सकेंगे पढ़ा सकेंगे। ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाई जा सकेगी। ठीक है, और दूसरा है शिक्षकों के निरंतर विकास की
व्यवस्था हो, ठीक है। जो शिक्षक हैं उनके विकास जो है निरंतर होता रहेगा, तो बच्चों को भी जो है आसानी से सिखा सकेंगे। और आगे है पढ़ाने के नए तरीकों और शोध को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जो पढ़ाने के तरीके हैं जैसे टीएलएम हो गया, टीचर लर्निंग मटेरियल हो गए, इन सभी के माध्यम से और नए नए शोध किए जाएं, ठीक है। तरीके बच्चों को सिखाने के लिए लाए जाएं, जिससे जो है विद्यार्थी अच्छे से सीख सकें। और चौथा है प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी और मान्यता की मजबूत व्यवस्था हो, ठीक है। और आगे है पांचवा, पाठ्यक्रम में नैतिकता, लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा जोड़ी जाए, ठीक है। समावेशी शिक्षा मतलब दोस्तों जो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना है, ठीक है। उनको सभी बच्चे चाहे कमजोर हों चाहे नहीं, सभी बच्चों को एक ही क्लास में रखना है, उनको बाहर नहीं करना है, एक दूसरे क्लास में भेज दीजिए कि आप उसमें चले जाइए, ठीक है। आपको उसी क्लास में अच्छे से समझाना है। ये समावेशी शिक्षा बात करता है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शेयर करते चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एक शेयर, तो शेयर करते चलिए दोस्तों, ठीक है। 2022 का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, सन 1813 एवं 1833 के आज्ञा पत्र क्या है? उत्तर है 1813 का आज्ञा पत्र धार्मिक प्रचार की अनुमति, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। और दूसरा है शिक्षा पर खर्च, भारत में शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का आदेश दिए गए। तीसरा है शिक्षा विवाद, भारतीय भाषा बनाम अंग्रेजी शिक्षा को लेकर पाश्चात्यवाद और प्राच्यवाद के बीच विवाद शुरू हो गया, ठीक है। इनमें जो विवाद हुआ था दोस्तों क्या था कि जो पाश्चात्यवादी थे और क्या थे, पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी, इन सभी में विवाद हुए। वो अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को जोर देना चाहते थे और ये अपनी भाषा को जोर देना चाहते थे, ठीक है। और जो 1833 का आज्ञा पत्र है उनमें क्या क्या था कि उनमें था व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिए गए। दूसरा है शिक्षा नीति में बदलाव, लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए गए। तीसरा है सिविल सेवा में प्रवेश, भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन कई शर्तों पर थी, ठीक है। यह कई शर्तों पर लागू किया गया। प्रश्न संख्या 52 है, यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए, ठीक है। तो सारांश लिखना है यशपाल समिति पर। उत्तर हो जाएगा शिक्षा सुधार, उच्च शिक्षा के लिए एक नई परीक्षा प्रणाली जैसे GRE विकसित करने की सिफारिश की गई। दूसरा है स्वतंत्र नियामक संस्था, शिक्षा प्रणाली को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने की सलाह दी गई, ठीक है, ताकि किसी भी दबाव में यह ना आए। और तीसरा है बच्चों पर बोझ कम करना, 1993 में बनी यशपाल समिति के स्कूल बच्चों के अधिक बोझ को कम करने पर जोर दिए गए। अगर यशपाल समिति आ रहा है तो ये लास्ट वाला पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है स्कूली बच्चे जो है दोस्तों, बच्चों के जो बोझ हैं, बैग है, उनमें 3 से 4 किलो का वजन रहता है, उनको कम करना जो है इनका लक्ष्य था, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखिए। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, यह आ भी सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा संभावना है यह आपसे फिर पूछा जाए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर है पहला, 1986 में प्राथमिक स्कूलों के लिए जरूरी सुविधाएं देने की योजना बनी। दूसरा है स्कूलों में शिक्षक, कक्षा सामग्री, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उद्देश्य था। तीसरा है सभी बच्चों को समान और बेहतर शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, ठीक है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इनमें जो जो सुविधाएं हैं जैसे भवन उपलब्ध होना, ठीक है, और पढ़ाने के लिए टीचर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध होना, ये सभी चीज़ें जो अच्छे से क्लास को चलाया जा सके, उन सभी चीज़ें टाट पट्टी फर्नीचर इन सभी को व्यवस्था कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 54 है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो बेसिक शिक्षा परियोजना है उद्देश्य को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास करना। और दूसरा है शिक्षा को रोचक और सरल बनाना ताकि बच्चे को आसानी से सीख सकें, कहानी के माध्यम से समझाइए, TLM के माध्यम से बच्चों को आसानी से समझाइए। तो ये सभी उद्देश्य हैं। और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी सीख सकें, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और चौथा है गांधी जी के विचारों के अनुसार
शिक्षा को व्यवहारिक बनाना। और पांचवा है औपचारिक और गैर औपचारिक तरीकों से बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करना। और प्रश्न संख्या 55 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? उत्तर है पहला शिक्षा नीति और योजना बनाना, दूसरा है स्कूलों के विकास और सुधार के लिए काम करना, तीसरा है स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं की मदद लेना, और चौथा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तो जो शिक्षक हैं दोस्तों इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इसलिए जो है क्या था, ये भी एक अभिकरण है। और पांचवा है नई तकनीकी और संसाधनों का विकास करना। सभी पॉइंट स्पष्ट है दोस्तों, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आराम से लिख लेंगे, हेडिंग डाल करके लिखें या वैसे ही हेडिंग डाल देंगे तब भी जो है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 है। प्रश्न संख्या 56 है, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। उत्तर है कृषि शिक्षा का सुधार, लॉर्ड कर्जन ने कृषि महाविद्यालय की स्थापना की। दूसरा है नैतिक शिक्षा पर ध्यान, नैतिक शिक्षा के महत्व को समझाना और इसे लागू करना। ठीक है, जो शिक्षा है उनमें सुधार के लिए सम्मेलन करना, जैसे 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें भारतीय शिक्षा सुधार पर विचार किए गए। चौथा है उच्च शिक्षा को बढ़ावा, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया गया। प्रश्न संख्या 57 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। कौन कौन से लक्ष्य है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP। ठीक है, और संचालन वर्ष 1988। भारत सरकार ने 12 जिलों में यह योजना लागू की अर्थात शुरू की, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी को खत्म करना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना था। मुख्य लक्ष्य क्या थे? शिक्षा से जोड़ना। जो लक्ष्य था क्या था? 14 वर्ष से कम उम्र के कामकाजी बच्चों को विशेष विद्यालयों में दाखिला दिलाना। ठीक है, और दूसरा है खतरनाक कार्यों से बचाना, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योग से निकालकर सुरक्षित कार्यों में लगाना। और तीसरा है पुनर्वास कार्यक्रम, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, किताब और वजीफा देकर मुख्य धारा में लाना। और चौथा है सामाजिक जागरूकता, माता पिता और समाज को बाल श्रम के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना। और प्रश्न संख्या 58 है, DPEP क्या है? इसका परिचय दीजिए। उत्तर है पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें पहला है 1994 में शुरू किया गया। ठीक है, ताकि प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया जाए। और दूसरा है कमजोर वर्गों को और लड़कियों को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। और तीसरा है शिक्षा में असमानता को कम करना और क्या है, कम करने पर जोर देना। और प्रश्न संख्या 59 है, PMOST क्या है? इसका परिचय दीजिए। उत्तर है PMOST प्राइमरी मिनिमम ओरल स्किल ट्रेनिंग, स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे 1986 से 90 में NCERT द्वारा शुरू किए गए। ठीक है, और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? शिक्षकों को नए शिक्षण तरीकों की जानकारी देना, दूसरा है विद्यालयों और कक्षाओं को आकर्षक बनाना ताकि बच्चे रुचि लेकर सीखें, और तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, और चौथा है शिक्षकों को बच्चों की समझ के अनुसार पढ़ाने की ट्रेनिंग देना। प्रश्न संख्या 60 है, SOPT का पूरा नाम लिखिए, इसके 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स, प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष अभिन्यास कार्यक्रम। ठीक है, उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को जरूरी शिक्षण कौशल सिखाना, दूसरा है शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने वाली शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित करना, और तीसरा है स्कूलों में पढ़ाई की सामग्री ठीक से इस्तेमाल करना। ठीक है दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए। ठीक है, 2023 का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। इस नीति के तहत केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करने पर ध्यान दिया गया, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की कमी इसके नकारात्मक पक्ष थे।
प्रश्न संख्या 62 है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर है वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसने भाषा में संगठित और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के लिए नीतियां बनाई, जिसमें क्या था, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विश्वविद्यालयों की स्थापना और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिक्षा विभाग की स्थापना की और 1904 की शिक्षा नीति लागू की। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 बनाया, ठीक है, जिसने विश्वविद्यालयों में सुधार की सिफारिशें दी, ठीक है, जो विश्वविद्यालय है उनमें सुधार किया जाए और उसके प्रयासों से प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा में सुधार हुआ, लेकिन यह ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने पर क्या था, यह केंद्रित थी। और प्रश्न संख्या 64 है, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर है कोठारी आयोग 1964-66 ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने की सिफारिशें की। इसमें सभी के लिए शिक्षा, मातृभाषा में पढ़ाई, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का विकास शामिल था। लड़कियों, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए गए। शिक्षा को व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ने पर जोर दिया गया, ठीक है। तो आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख बिंदु क्या थे? उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य सर्व शिक्षा, गुणवत्ता पूर्ण सुधार और राष्ट्रीय विकास से शिक्षा को जोड़ना था, ठीक है। और इसमें दोस्तों महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में समानता पर जोर दिया गया। नीति ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया, लेकिन संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है, ठीक है। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66 क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर है डाइट का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा प्रणाली में सुधार और प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना। यह शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियां सिखाता है, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार करता है और शिक्षा को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए कार्य करता है। आगे प्रश्न संख्या 67 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है प्राथमिक शिक्षा में साक्षरता की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता, मतलब शिक्षक उपस्थित न होना, ठीक है, उपलब्धि न होना, और गुणवत्ताहीन शिक्षा, मतलब कोई शिक्षा का कोई महत्व न होना कि क्या शिक्षा दिया जा रहा है, और बुनियादी सुविधाओं की कमी, ठीक है। जो बुनियादी शिक्षा मतलब महात्मा गांधी ने दी थी बुनियादी शिक्षा, उसमें आप अपने हाथों का प्रयोग करके सामग्री बनाइए और उनका व्यवसाय कीजिए। प्रमुख समस्याएं हैं और लड़कियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, मातृभाषा में पढ़ाई की अनुपलब्धता और आर्थिक असमानता भी बड़ी चुनौतियां थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को नीतियों में सुधार करना होगा। और प्रश्न संख्या 68 है, ECCE का क्या उद्देश्य है? उत्तर है ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास शामिल है। यह बच्चों को सीखने के लिए तैयार करता है, सुरक्षित वातावरण देता है और मूलभूत कौशल का विकास करने में मदद करता है। और प्रश्न संख्या 69 है, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो NCERT है उनका मुख्य कार्य क्या क्या है, तो देख लेते हैं एक बार। उत्तर है NCERT का मुख्य कार्य शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का निर्माण करना है। यह पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा सामग्री तैयार करता है, शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देता है और केंद्र एवं राज्य सरकारों को शैक्षिक नीतियों शैक्षिक नीति निर्धारण में सहायता करता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 70 है, शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? उत्तर है यशपाल समिति 1993 ने परीक्षा, पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके सुधारने की सिफारिशें की। इसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और कक्षा 10 तक के बोर्ड परीक्षा हटाना और
पढ़ाई को रोचक बनाना शामिल था। इसका लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर और व्यावहारिक ज्ञान से संपन्न बनाना था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।